First of all, Jai Gurudev to everyone and Jai Gurudev to all the students. Welcome to the online teaching of MVM School. My name is Deepak Jain and I am here to teach you English grammar. By hearing this word, some of the students might be scared and some might be excited. अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना, सीखना या फिर ग्रामर को सीखना ज़रूरी क्यों है. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी हैविंग द क्वेश्चन इन देयर माइंड, व्हाट इज़ ग्रामर एंड व्हाट इज़ इट्स यूज़. तो बच्चों, ये सभी चीज़ें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो सके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. आज के समय में आप सभी देख सकते हैं कि हर जगह इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है. आप किसी भी सेक्टर की बात करें या फिर आप बात कर लीजिए, जैसे बैंक्स, ऑफिस, मार्केटिंग, नेटवर्किंग साइट्स एंड सेवरल अदर प्लेसेस. हर जगह आपको इंग्लिश के कुछ ना कुछ वर्ड्स मिलेंगे वहाँ पर. और अगर हमें इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत अच्छे से आता है तो हमें कोई भी चीट नहीं कर सकता या फिर धोखा नहीं दे सकता. और अगर आप लोगों पे इंग्लिश बनती है तो आप आसानी से हर एक सब्जेक्ट के आंसर समझकर लर्न कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो स्कोर हाई मार्क्स. नाउ आई थिंक्स many of the students are excited to learn English language. यदि आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश स्पोकन स्किल और इंग्लिश राइटिंग स्किल अच्छे से सीख जाएं, तो उसके लिए ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं और वो आपके फ्यूचर में भी काम में आएगा. इन दीज क्लासेस आई विल प्रोवाइड द नोट्स in Hindi as well as in English in both the languages, ताकि आप इसका बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. बच्चों, हमारी क्लास सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मिनट की रहेगी, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा. सो स्टूडेंट्स, our first chapter is Introduction to Grammar. Many of the students might be having the questions in their mind कि what is grammar, आखिर grammar क्या है. Here it is written over there, grammar is the art of putting the right words in the right place. In Hindi, grammar एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम शब्दों का प्रयोग सही स्थान पर कर सकते हैं. ग्रामर हेल्प अस टू लर्न द लैंग्वेज इन अ ईजी एंड द परफेक्ट वे. ग्रामर के द्वारा हम किसी भी भाषा को आसानी से और सही तरीके से सीख सकते हैं. बच्चों, अगर आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना और लिखना सीख सकते हैं. नाउ लेट अस स्टडी सम बेसिक, जो कि हम प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वन सेंटेंस इज रिटन ओवर देयर और फर्स्ट टॉपिक इज लेटर्स. लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट्स के नाम से भी जानते हैं. हेयर इट इज़ रिटन ओवर देयर ऑल्सो नोन एज द अल्फ़ाबेट्स. जनरली हम प्राइमरी क्लासेस में ए से जेड तक के जो अल्फ़ाबेट्स पढ़े होंगे, शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे, सभी को अच्छे से याद होगा. ए से जेड तक जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आई थिंक सो एवरीवन इज़ कंसर्न विद दिस. नाउ आवर सेकंड वन इज़ वर्ड्स. जब हम लेटर्स को कंबाइन कर देते हैं, व्हेन द सेवरल लेटर्स आर कंबाइंड टुगेदर, दिस टुगेदर फॉर्म द वर्ड्स. और वर्ड्स को हम हिंदी में शब्द के नाम से जानते हैं और लेटर्स को हम हिंदी में वर्डमाला के नाम से जानते हैं. एंड आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट वन इज़ द सेंटेंस. द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स इज़ नोन एज द सेंटेंस. जब हम बहुत सारे वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है. जनरली इसको हम हिंदी में भी जानते हैं शब्दों का सार्थक समूह, उसे हम वाक्य कहते हैं. सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य के नाम से जानते हैं. वर्ड्स का हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं. It is written over there. For example, the words dog is the combination of 3 alphabets.
जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है डॉग, वो 3 अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट वन इज D, second one is O, and the third one is the G. Similarly, in the sentence also one example is given over there. Dog is barking. Here the dog is the first word, is the second word, and the barking is the third word. After that, we are moving toward main topic, that is known as the sentence. Here it is written over there. Generally we use words in groups. ज़्यादातर हम शब्दों का इस्तेमाल समूह में करते हैं. Here the definition is also given over there. A group of words which make a complete sense is called sentence. अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो शब्दों का सार्थक समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. I am just repeating once more. A group of words which makes a complete sense is called sentence. शब्दों का सार्थक समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. Generally the sentence is the combination of 3 things. अब जो सेंटेंस होता है वो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है. फर्स्ट वन इज़ द सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज़ द ऑब्जेक्ट, एंड द थर्ड वन इज़ द वर्ब. जनरली आप किसी भी सेंटेंस को एनालाइज करेंगे, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा और साथ ही साथ वर्ब मिलेगा. इसका हम पैटर्न चाहें तो चेंज कर सकते हैं. सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पर रहता है, जो वर्ब होता है वो ज़्यादातर हमको सेंटर में ही मिलता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमको थर्ड नंबर पे मिलता है. आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिया गया है. झनकार खाना खा रहा है. यहाँ पर जो वर्ड है झनकार वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है. और सब्जेक्ट को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? कर्ता के नाम से जानते हैं. खाना एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? कर्म के नाम से जानते हैं. आफ्टर दैट खा रहा है. हेयर द वर्ड इज गिवन ओवर देयर एज वर्ब. ये वर्ब की तरह दिया गया है, इसका मतलब हिंदी में इसको हम क्रिया के नाम से जानते हैं. अब झनकार यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज ईटिंग वर्ब है, और द फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है. सो आवर फाइनल आंसर विल बी झनकार इज ईटिंग द फूड. ऑल द 3 थिंग्स आर एक्सप्लेन इन डिटेल ऑन द स्क्रीन. आप नेक्स्ट स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में भी एक्सप्लेन की गई हैं. यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स, वर्ब और जो ऑब्जेक्ट हैं उनको बहुत ही डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. Here it is written over there about the subject. The subject answer the questions who. Generally जो subject होता है वो हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज हु. हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्ता कहलाते हैं. कर्ता को हम किस नाम से जानते हैं? सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज द वर्ब. वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट. अब जो वर्ब होता है यहाँ पर वो हमें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताता है. सब्जेक्ट क्या करता है? एज अ मेन वर्ब की तरह एक्ट करता है, एज अ पर्सन की तरह एक्ट करता है जिसके बारे में पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या की जाती है? बात की जाती है. सो हियर इट इज़ रिटन ओवर देयर. कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है. वर्ब यहाँ पर क्या कहलाता है? वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो हमें किसके द्वारा पता चलता है? वर्ब के द्वारा पता चलता है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चंस व्हाट और हु. अब जो ऑब्जेक्ट है वो हमें आंसर्स प्रोवाइड करता है क्वेश्चन वर्ड्स का व्हाट और हुम. हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्म कहलाते हैं. ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? कर्म के नाम से जानते हैं. ना आई थिंक सो आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अगर ये आपको 3 वर्ड्स क्लियर हो जाते हैं तो आप आसानी से किसी भी सेंटेंस का फॉर्म कर सकते हैं. या फिर जनरली एग्जामिनेशंस में भी इस टाइप के एक्सरसाइजेस अराइज की जाती हैं कि सेपरेट आउट द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नाउ विद दिस ओनली वी आर मूविंग टू अवर one more topic is given over the parts of sentence. Here it is written over there, each sentence has a subject to speak about and say or predicate something about that subject. So every sentence has 2 parts. यहाँ पर जो सेंटेंस होता है जनरली उसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है.
फर्स्ट वन इज द सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू एनी ऑफ द पर्सन जिसके बारे में उस पर्टिकुलर सेंटेंस में बात की जा रही है, और जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। हेयर इट इज रिटन ओवर देयर अबाउट द सब्जेक्ट, अ पर्सन एंड थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नोन एज सब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो कर्ता कहलाता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रेडिकेट। समथिंग which is said about the subject is called predicate। वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे विधेय कहलाता है। ओके, हेयर द सब्जेक्ट एक्ट एज अ पर्सन जिसके बारे में एक सेंटेंस में बताया जा रहा है, और जो प्रेडिकेट होता है वो ऐसा पार्ट है जो पर्टिकुलर पर्सन की क्या करता है, विशेषता बताता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है और किसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। Now with this only we can move to our example is also given over the Jhankar is eating the food. Here the Jhankar will act as a subject and is eating the food will act as a predicate. Now we are moving to our next topic. Generally the sentences are of the 5 types. अब जो sentences होते हैं उनको generally 5 categories में क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। आप 5 कैटेगरीज प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे या फिर फर्दर क्लासेस में भी आप आगे भी पढ़ेंगे इस चीज़ को, तो ये भी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ द असर्टिव सेंटेंस, सेकंड वन इज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज़ द इम्पेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ वन इज़ द ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड द फिफ्थ वन इज़ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस मोर द प्रोनाउंसिएशन बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर द। फर्स्ट वन इज़ assertive sentence, second one is interrogative sentence, third one is imperative sentence, fourth one is optative sentence, fifth one is exclamatory sentence. Now we will discuss about this sentence in detail. First one is assertive sentence. Assertive sentence को हम हिंदी में निश्चयात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं। A sentence that makes a statement or the declaration is called as the assertive sentence. वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारण या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, जनरली आप अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते होंगे जिसके द्वारा हमें किसी बात का पता चलता है या फिर कोई हमारे साथ हादसा वगैरह हो जाता है, घटनाएं वगैरह हो जाती हैं, उनके बारे में पता चलता है। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हमें क्या होता है, कोई भी बात के बारे में निश्चयात्मक रूप से पता चलता है कि हाँ निश्चित है ये चीज़, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या कंसीडर करते हैं, ऐसा असर्टिव सेंटेंस की तरह कंसीडर करते हैं ना। असर्टिव सेंटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। अब जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो भी जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं। वंस मोर आई एम रिपीटिंग ओवर द फर्स्ट वन इज़ द अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसको हम सकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं, या फिर इसको एक वर्ड और कह सकते हैं दैट इज नोन एज द पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अ सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग विच शोज अफर्मेशन इज कॉल्ड एज द अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जो हमें किसी कार्य के बारे में बताते हैं या फिर किसी सकारात्मक चीज़ के बारे में बताते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अगर हिंदी में इसको देखें हम तो वे वाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल झनकार एक होशियार लड़का है, दिस इज़ द पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब जो पर्टिकुलर बॉय है यहाँ पर वो कैसा है, इंटेलिजेंट है। Here the no negative words is used, that is why it is known as the affirmative sentence. Now let us discuss something about the negative sentence. Generally the affirmative sentence is of 2 categories. First one is the assertive sentence is of 2 types. First one is the affirmative sentence and the second one is the negative sentence. So negative sentence को हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। ओके,
So a sentence which states something which shows denial is called the negative sentence. Okay, ऐसे sentences जिसके थ्रू किसी काम को ना करने के बारे में बताया गया हो, ओके, जिसमें नकारात्मक विचार का प्रस्तुतिकरण किया गया हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम किस नाम से जानते हैं? नेगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं या फिर नकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं. इन हिंदी इट इज़ गिवन ओवर देयर वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ गिवन ओवर देयर सुनील एक होशियार लड़का नहीं है. अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप वर्ड नहीं है. नहीं है इन द सेंस ये नेगेटिव फीलिंग्स को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है. अगर इसी एग्जाम्पल को हम इंग्लिश में ले जाते हैं, सुनील इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय. ओके, here the word not is used, that is why it is known as the negative sentence. With this only we are moving to our next type of the sentence after the assertive sentence. Next one is the interrogative sentence. Interrogative sentence को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं. A sentence which asks questions or inquires about something is called interrogative sentence. ऐसे सेंटेंसेस जिसके थ्रू क्या किया जाता है? प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं. आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते होंगे, हम एक दूसरे से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज करते हैं. ओके, लोग हमसे क्वेश्चंस अराइज करते हैं, एग्जामिनेशंस पेपर्स में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं. इन हिंदी ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन इज़ गिवन ओवर देयर वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं. नाउ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन ऑल्सो बी फर्दर बी डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज या फिर टू टाइप्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. सेंटेंस स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पर जो सेंटेंसेस होते हैं वो जनरली हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स इन द सेंस इज़, एम, आई, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो कहाँ पर रखे जाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में रखे जाते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में रखे जाते हैं. इन हिंदी इट इज़ गिवन ओवर द सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में आता है. और जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए जाते हैं, इनका जनरली जो आंसर होता है वो सिंपल लैंग्वेज में हम दे सकते हैं या तो यस, अदरवाइज नो. Now interrogative sentence also starts with the question words. अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स के साथ भी स्टार्ट किए जाते हैं. सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस का. क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है? इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय? Here the question mark is also given there and the sentence is start with the helping verb is. यहाँ पर जो is है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है और इससे ही सेंटेंस स्टार्ट किया गया है. If someone is asking is Sunil an honest boy, so we will simply give the answer as yes, otherwise no. Our second example is क्या राम पढ़ रहा होगा? Okay, here the word will is used as the helping verb. Will Ram be reading? क्या राम पढ़ रहा होगा? So our simple the answer will be yes or no. So, okay. So generally the sentences which starts with the helping verb having the answer in the form of yes or no. Our second type of the interrogative sentence is sentence starting with the question words. अब ऐसे sentences जो question words के साथ start होते हैं, okay? इस टाइप के sentences भी कहाँ पर आते हैं? interrogative sentence की कैटेगरी में आते हैं. इन हिंदी it is written over the प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है. Okay, if you are not understanding this Hindi language, I think so it is the tough given over there. So simply we can consider the sentences which are starting with the question words. Question words can be considered as what, when, where, how, who. I think so in the primary classes also we have studied these words, how, who. Several times the questions are being arised to us. What is your name? What you are doing? Who is there? Okay, some examples are given over there. Who is your headmaster? तुम्हारा headmaster कौन है? Okay, तुम्हारा नाम क्या है? What is your name?
Now with this only we are moving to our next category of the sentence, that is known as the imperative sentence, or the next type of the sentence, that is known as the imperative sentence. That is the third type of the sentence. In Hindi it is also called as the आज्ञा सूचक वाक्य. अब imperative sentence को हिंदी में हम आज्ञा सूचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं. इन इंग्लिश अगर इसका डेफिनेशन हम डिस्क्राइब करते हैं, द सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रतिबंध, प्रार्थना आदि के बारे में बताया गया हो, उन्हें हम आज्ञा सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं, और आज्ञा सूचक वाक्य को हम इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं. ऐसे सेंटेंसेस जो हमें ऑर्डर के बारे में बताते हैं, सपोज दैट वी आर गिविंग ऑर्डर टू समवन. कई बार हम ऑर्डर देते हैं किसी पर्सन को, दैट शट द डोर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, दैट इज नोन एज द ऑर्डर. समटाइम्स वी आर गिविंग एडवाइस. एडवाइस इन द सेंस हम कई बार क्या करते हैं, सजेशंस प्रोवाइड करते हैं, सामने वाले को एडवाइस देते हैं कि नहीं ये ठीक रहेगा, समथिंग एल्स लाइक दिस. ओके, सम एग्जांपल्स आर आल्सो गिवन ओवर द. यहाँ आइए, कम हेयर. ओके, इट इज़ टाइप ऑफ द ऑर्डर, मतलब आप यहाँ पर आ सकते हैं. कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए, प्लीज़ शट द डोर. ओके, इट इज़ द टाइप ऑफ द रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो प्लीज़ वर्ड यूज़ किया गया है, प्लीज़ इज़ द पोलाइट वर्ड, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द रिक्वेस्ट. डोंट स्मोक, यहाँ पर धूम्रपान करना मना है. इट इज़ द टाइप द प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, प्रतिबंध के नाम से जानते हैं, रेस्ट्रिक्शंस. नाउ विद दिस ओनली वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द सेंटेंस, दैट इज द फोर्थ कैटेगरी ऑफ द सेंटेंस, दैट इज नोन एज द ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कामना सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं. अ सेंटेंस which shows a wish, a blessing or a prayer is known as the optative sentence. ऐसे sentences जो हमें किसी wish के बारे में बताते हैं, किसी blessings के बारे में बताते हैं, या फिर prayers के बारे में बताते हैं, इस टाइप के sentences को हम optative sentence की कैटेगरी में रखते हैं. ऐसे वाक्य, इन हिंदी we are saying over there, ऐसे वाक्य जो इच्छा, प्रार्थना या फिर शुभकामना आदि को दर्शाते हैं, ओके, दैट इज नोन एज द कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं. अंग्रेजी में ऐसे वाक्य विश और मे से प्रारंभ होते हैं. ओके, इन इंग्लिश सच टाइप ऑफ द सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विद द विश और द वर्ड मे. फॉर एग्जाम्पल, इट इज रिटन ओवर द विश यू हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा सुखद हो. इट इज़ अ टाइप ऑफ द ब्लेसिंग, मतलब हम सामने वाले के लिए ब्लेसिंग कर रहे हैं या फिर कामना कर रहे हैं कि आपकी जो यात्रा हो वो कैसी हो, सुखद हो. विश हिम द बेस्ट ऑफ लक. ओके, आपका भाग्योदय हो, इन द सेंस आपका जो भविष्य है वो अच्छा हो. सो दैट इज नोन एज द टाइप ऑफ द ब्लेसिंग. मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी आयु दे. यहाँ पर हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं, भगवान से कर रहे हैं. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ द विश. भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू, इट इज़ अ काइंड ऑफ द प्रेयर. With this only we are moving to our next category of the sentence, that is known as the exclamatory sentence. अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, exclamatory sentence के बारे में. हिंदी में आपने विस्मयादि बोधक वाक्य के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा जी. तो विस्मयादि बोधक वाक्य को ही हम किस नाम से जानते हैं, exclamatory sentence के नाम से जानते हैं. A sentence which shows mental passions, thoughts, sudden feelings of minds इज़ नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ऐसे सेंटेंसेस या फिर ऐसे वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करें, उन्हें हम विस्मयादि बोधक वाक्य के नाम से जानते हैं. जनरली आपने देखा होगा कि हमारे साथ भी क्या होता है, जब अचानक से हम सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, सडन एंगर को एक्सप्रेस करते हैं, तो जो चीज़ें हम सडनली एक्सप्रेस करते हैं वो जनरली किस कैटेगरी में रखी जाती हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखी जाती हैं. फॉर एग्जांपल, वाह वाह हमारी टीम ने मैच जीत लिया.
So in English, we will directly say the sentence as, "Hooray, our team has won the match." Second example is given over the, "Oh, Anil यहाँ है." So here in English, we will say, "Oh, Anil is here." Our third example is, "Oh, उड़ीसा में कई लोग मरे." In English, we will say the sentence as, "Alas, many people died in Orissa." Generally, you are observing these sentences. In each type of the sentence, the exclamatory sign is also used over there. The exclamatory sign की मदद से भी हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो exclamatory sentence को ही belong करेगा. Okay. So with this only we are moving to our next thing, that is known as the parts of speech. I think so this is also the most and the important chapter. Generally in the examinations also this type of the questions are being asked, that name the parts of speech, how many parts of speech are there. Okay. और हिंदी में इसको हम शब्द भेद के नाम से भी जानते हैं. Words are spoken or written together in a specific manner to create meaningful sentence. Generally जो words होते हैं उनको हम एक साथ मिलाकर लिखते हैं या फिर प्रॉपर तरीके से उसका अरेंजमेंट करते हैं ताकि हमारे लिए क्या प्राप्त हो, एक मीनिंगफुल सेंटेंस प्राप्त हो जिसकी मदद से हम कोई ना कोई नॉलेज गेन कर सकते हैं. द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज कैन बी चेंज्ड इन हाउ द वर्ड्स आर अरेंज्ड और यूज्ड. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से वर्ड्स को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, और किस तरीके से हम वर्ड्स को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स टू डिलीवर द करेक्ट मैसेज वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज और पार्ट्स ऑफ स्पीच. और सही तरीके से किसी भी वर्ड्स को इस्तेमाल करना हमको सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है या फिर आवश्यक है. Now 8 different parts of speech have been identified in the English language. और जनरली जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 8 parts of speech को क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया है. On the basis of which one can create and deliver a sentence with the proper content and the message. और इन 8 parts of speech की मदद से हम किसी भी सेंटेंस को परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको डिलीवर कर सकते हैं, सामने वाले को हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हमारी जो फीलिंग्स हैं और हमारी जो इमोशंस हैं वो आसानी से किसी व्यक्ति तक क्या हो सके, ट्रांसमिट हो सके, या फिर सामने वाला आसानी से उन चीज़ों को समझ सके. Let us understand these things in Hindi. If someone is thinking that the English explanation is tough, so we can have the explanation in Hindi also. किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्दों के समूह का उपयोग किया जाता है. वाक्य में मौजूद संदेश को सही भाव और अर्थ में पेश कर पाना ही एक अच्छे भाषा की जानकार की सही पहचान है. शब्दों के उपयोग के प्रकार और वाक्य के भाव से तय होता है कि वाक्य किस श्रेणी का है. शब्दों के सही उपयोग को समझने के लिए विशेषज्ञों ने उन्हें 8 मुख्य वर्गों में बांटा है. इन वर्गों को इंग्लिश भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच और हिंदी शब्द कहते हैं. Now we are going to discuss these 8 parts of speech in detail, and before going to discuss these 8 parts of speech in detail, firstly I would like to just dictate the names of these 8 parts of speech. First one is noun, second one is pronoun, third one is adjective, fourth one is verb, fifth one is adverb, sixth one is preposition, seventh one is conjunction, and the eighth one is interjection.